नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और अपने बच्चों पिछली क्लास के अंदर साइंस 10th का अपने पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों विस्थापन अभिक्रिया और सक्रियता श्रेणी के बारे में। अब इसमें आगे हमने पढ़ना है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन उससे पहले बच्चों अपने एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं। जैसे अगर मान लो कॉपर सल्फेट के जो विलीन है उसमें अगर जिंक के टुकड़े डाल दिए जाए तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब क्यों हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को पहले अपने देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के विलीन में, कॉपर सल्फेट के विलीन में जिंक के टुकड़े डालने पर, टुकड़े डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, इसको स्पष्ट कीजिए या समझाइए। जैसे अपने बात करते हैं, हमारे पास एक पात्र है, इसको हमने नाम दे दिया पात्र ए, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का हमारे पास क्या भरा हुआ है बच्चों, विलयन भरा हुआ है। ये जो विलयन भरा हुआ है किसका है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का विलयन। और इसके कलर की बात करें तो कैसा कलर है बच्चों, नीला रंग, नीला रंग। यदि हम इसके अंदर क्या डालें, जिंक के टुकड़े डालें, जिंक के टुकड़े, जिंक के टुकड़े डालें तो हमारे पास जो पात्र बी है उसके अंदर हमने क्या डाल दी, इस प्रकार से जिंक के टुकड़े डाले हैं। तो पात्र बी के अंदर जो हमारे पास विलयन होगा, ये पात्र बी अपने पास, ये जो विलयन होगा इसमें क्या होगा, नीला रंग गायब हो जाएगा, नीला रंग गायब हो जाएगा। अब नीला रंग गायब हो रहा है, हमने चित्र बना दिया इसका। अब हो क्यों रहा है, तो देखिए हम समीकरण लिखते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विलयन रूप में तो ए क्यू लिख दिया, प्लस में हम क्या डाल रहे हैं बच्चों, जिंक के टुकड़े डाल रहे हैं, जिंक जो धातु उसके टुकड़े डाल रहे हैं। अब जिंक धातु के जैसे ही टुकड़े डालेंगे तो हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें देखा था कि ये जो जिंक है वो किससे, इस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये जिंक इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और नया उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, जिंक ने विस्थापित कर दिया, बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर धातु अलग हो जाएगी। ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन था ये कैसा था बच्चों, नीले रंग का, नीले रंग का। लेकिन यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया, ये क्या बन गया, विलयन किसका बन गया, जिंक सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट बन गया। और जिंक सल्फेट का जो विलयन होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है या फिर मलिन कलर का होता है, हल्के भूरे या फिर मलिन रंग का होता है। अब अपने बता सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने से विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें जिंक कम क्रियाशील तत्व है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का विलयन बनता है। और जिंक सल्फेट का विलयन कैसा होता है बच्चों, हल्के भूरे या मलिन रंग का होता है। अतः कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालते ही क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। इसी प्रकार एक अपने और क्रियाकलाप दे रखा है, अपने पास इसी प्रकार एक क्रियाकलाप दे रखा है। हमारे पास दो लोहे की कीलें हैं, ये दो लोहे की कीलें हैं, ये अपने पास क्या है बच्चों, लोहे की कीलें हैं। लोहे की कीलें।
अब हमारे पास इसी प्रकार दो परखनली दे रखी है। ये हमारे पास दो परखनली दे दी। ये मान लो ए परखनली, और इसमें भी क्या भरा हुआ है बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसी प्रकार हमारे पास ये बच्चों दूसरी परखनली है। ये दूसरी परखनली है, और इस दूसरी परखनली के अंदर भी बच्चों क्या भरा है, कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इसमें भी क्या भर दिया हमने, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। लेकिन इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें से एक कील लेंगे अपने, इस कील को अच्छी तरह से रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। जब रेगमाल से इसको रगड़ेंगे तो इसकी सतह कुछ खुरदरी हो जाती है, ताकि अभिक्रिया करने के लिए स्थान ज़्यादा उपलब्ध हो जाए। इसमें से एक कील लेते हैं हम, उस कील को बच्चों इस परखनली के अंदर जो विलयन भरा उस विलयन के अंदर डुबो देते हैं। ये अपने विलयन भरा हुआ था, इस विलयन के अंदर हमने क्या दिया, इसको डुबो कर रख दिया, अंदर इसको रख दिया, और कुछ समय तक इसको अपने क्या करते हैं, ऐसे ही रखने देते हैं। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ था तो परखनली ए हो गई, और हमारे पास ये बच्चों परखनली बी हो गई। इसमें कलर कैसा था, नीला रंग था, नीला रंग। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो परखनली बी है, इसका नीला रंग गायब हो जाता है और मलिन रंग हो जाता है, या फिर अपने बोल सकते हैं बुरा रंग हो जाता है, मलिन रंग हो गया। अब कुछ समय के बाद जैसे इसका कलर चेंज होता है, इस अपने कील को बाहर निकाल लेते हैं। अब कील को बाहर निकालेंगे तो अपने पास ये कील आ गई इस प्रकार से। ये अपने पास कील है, जो अंदर कील थी वो कील को हमने क्या कर लिया बच्चों, बाहर निकाल लिया। इस कील को हमने बाहर निकाल लिया। हमारे पास प्रारंभ में कितनी कीलें थी, एक, और ये दो कीलें थी। इसमें से जो 2 नंबर कील है उसको हमने कहाँ डाला था, परखनली के अंदर डाला था, और पहली कील हमारे पास वैसी की वैसी रखी हुई है। जब हम इस दूसरी कील को परखनली से बाहर निकालकर दोनों की तुलना करते हैं तो ये जो कील है इसका भी कलर चेंज हो जाता है। ये जो कील है बच्चों, दोनों पहले क्या थी, रेगमाल से जब रगड़ के साफ किया तो बिल्कुल चमकदार थी, लेकिन अब ये कैसी हो जाती है बच्चों, हल्के रंग की हो जाती है, या फिर अपने बोल सकते हैं जिस प्रकार जंग लगती है उस प्रकार से हो जाती है। लेकिन कील ए की जब तुलना करते हैं तो कील ए तो वैसी की वैसी है। यहाँ पर दोनों परखनली की अगर तुलना करें तो इस परखनली ए का जो नीला रंग है वैसा का वैसा रहता है, और दूसरी परखनली का जो नीला रंग है वो बच्चों गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाल दी, लोहे की कील डाली थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एक प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि किसी परखनली के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, उसके अंदर लोहे के टुकड़े डाल दें तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। पहले क्या भरा हुआ था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट भरा हुआ था, CuSO4 भरा हुआ था। हमने इसके अंदर क्या डाला बच्चों, लोहे की कील डाली, यानी हमने क्या डाला, Fe डाला। अब Fe डालते ही इसका जो नीला रंग है, ये नीला रंग क्या हो रहा है बच्चों, गायब हो रहा है। ये नीला रंग क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लोहा है या फेरस है, ये क्या है बच्चों, इस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। हमने सक्रियता श्रेणी में इसको पढ़ लिया था। अब ज़्यादा क्रियाशील है तो इस कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और FeSO4 का निर्माण होगा, प्लस में कॉपर धातु अलग से पृथक रूप से प्राप्त हो जाती है। पहले कॉपर सल्फेट का विलयन बना था तब इसका कैसा रंग था, नीला रंग था। लेकिन जैसे ही लोहे की कील डाली तब किसका विलयन बन गया बच्चों, फेरस सल्फेट का विलयन बन गया, और इस फेरस सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है ये बच्चों मलिन या फिर अपने कह सकते हैं हल्के भूरे रंग का होता है, और कॉपर धातु है वो हमें पृथक से प्राप्त हो जाती है। अब अपने यहाँ पर बता सकते हैं कि परखनली के अंदर लोहे की कील डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिससे कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट का विलयन बन जाता है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। अब अपने यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया पूर्ण रूप से पता चल गई होगी। 2 क्रियाकलाप हमने देख लिए, एक तो पात्र के अंदर बच्चों जिंक के टुकड़े डाले, दूसरी परखनली ली, उस परखनली के अंदर हमने किसके क्या डाली, लोहे की कील यानी लोहे के टुकड़े डाले। ये 2 अभिक्रिया होगी हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट अपने पास आती है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप इसका बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपने पास इसके बाद जो
अभिक्रिया आती है 4 नंबर अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो ये विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इसमें बच्चों द्वि का मतलब 2, विस्थापन की क्रिया कितनी बार हो रही है? 2 बार। 2 बार का मतलब ऐसा नहीं बच्चों एक बार विस्थापन हो गया फिर दूसरी बार विस्थापन होगा। द्विविस्थापन का मतलब है दोनों अभिकारकों के तत्व, परमाणु या आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में तो केवल एक जो क्रियाशील तत्व है वो दूसरे अभिकारक में से उसको विस्थापित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 2 अभिकारक हैं उन दोनों अभिकारकों के जो तत्व, परमाणु या आयन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? विस्थापित कर देते हैं। यानी इसकी अपनी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं बच्चों? इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के तत्व परमाणु या आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तब यहां पर देखो बच्चों, यानी मान लो 2 अभिकारक हैं, दोनों अभिकारकों में से जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है वो दूसरे अभिकारक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, और कम क्रियाशील तत्व के साथ जो दूसरा अभिकारक है वो पहले वाले अभिकारक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। जैसे अपने बात करते हैं, एक अभिक्रिया है A और B प्लस C और D, A प्लस B और C प्लस D। हमारे पास ये इस प्रकार की एक अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिकारक दे रखे, A प्लस B और C प्लस D बच्चों क्या है? 2 अपने पास अभिकारक है। इसमें से जो D अभिकारक है वो AB अभिकारक के B से ज़्यादा क्रियाशील। ये अभिकारक इसमें A और B 2 तत्व हैं, इसमें C और D 2 तत्व हैं। इसमें जो D है वो बच्चों इसके B से क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस D, ये जो D तत्व है मान लो वो क्या करेगा? इस B को विस्थापित कर देगा और B के स्थान पर स्वयं बैठेगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा? AD प्लस है D की, ये D किसकी जगह बैठ गया? विस्थापित कर दिया B को, तो B की जगह बैठ गया। अब बचा क्या? ये जो B है ये बच्चों D की जगह बैठेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा बच्चों AD आ गया और C और D, C B। अपने पास ये देखो 2 चीज विस्थापित हो गए, यहाँ पर D का भी विस्थापन हो गया और इससे बच्चों एक इसके साथ आ गया, सॉरी ये अपने D B की जगह बैठ गया और B किसकी जगह आ गया? D की जगह आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया? दोहरा विस्थापन हो गया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों अभिकारकों के तत्व, परमाणु या आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर अपने बात करें NCERT में इसके लिए डेफिनेशन क्या दे रखी है? तो NCERT में डेफिनेशन दे रखी है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के मध्य विस्थापन होता हो, आयनों के मध्य विस्थापन होता हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। भी ऊपर वाली तो अपने नॉर्मल जो अपने जो लिखा है, जो समझा उसके आधार पे परिभाषा होगी,
दूसरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परिभाषा एनसीईआरटी यही कहती है कि जब दो विकारकों के मध्य आयनों के द्वारा विस्थापन की क्रिया हो या आयनों के मध्य विस्थापन की क्रिया हो तब ये क्या कहलाती है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, अगर हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 है, Na2 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। अब इन दोनों के मध्य क्या होगा बच्चों, विस्थापन की क्रिया होगी। विस्थापन की क्रिया होगी तो आयनों के मध्य क्रिया होगी। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है बच्चों, प्लस पॉजिटिव है। अगर सल्फेट की बात करें तो ये नेगेटिव है। बेरियम की बात करें तो पॉजिटिव है और इसकी बात करें तो ये क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के मध्य विस्थापन होता हो क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पर क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन है। ये क्लोराइड नेगेटिव आयन किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, इस सोडियम के साथ जुड़ेगा। बी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन आपस में जुड़ते हैं तो ये जो क्लोराइड है ये नेगेटिव आयन है और किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, सोडियम के साथ जुड़ेगा। सोडियम के साथ जुड़ेगा, सोडियम के साथ जुड़ेगा। और ये जो सल्फेट आयन है ये कैसा है बच्चों, ये नेगेटिव है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इस बेरियम के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, बनने वाला जो उत्पाद होगा बच्चों, सबसे पहले अपने बात करें तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्लस 2NaCl बनेगा, 2NaCl। यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, इसमें बेरियम पॉजिटिव है और क्लोराइड है नेगेटिव है। ये क्लोराइड किसके साथ जुड़ गया, इस पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, यानी सल्फेट को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और ये जो सल्फेट है ये इस बेरियम पॉजिटिव के साथ जुड़ गया और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर क्या बन गया, उत्पाद हमारे प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर देखो बच्चों दोनों विस्थापित हुए हैं, इसमें से क्या विस्थापित हो गया, क्लोराइड विस्थापित हो गया और सोडियम सल्फेट में से क्या विस्थापित हो गया, सल्फेट विस्थापित हो गया। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जब आयनों के मध्य, ये इसका आयन था नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आयन, इसका नेगेटिव आयन और इसका पॉजिटिव आयन, आपस में क्या हुआ है बच्चों, इनमें विस्थापन की क्रिया हुई है और दो बार विस्थापन हुआ है। एक बार तो इसने क्लोराइड ने क्या है, किसको विस्थापित कर दिया, इस सल्फेट को विस्थापित कर दिया और ये सल्फेट किसके साथ जुड़ गए, इसके साथ। तो ये वाला तत्व यहाँ पर विस्थापित होकर आ गया और ये वाला तत्व यहाँ पर विस्थापित हो गया। तो दो बार क्या हुआ, विस्थापन की क्रिया हुई, तब इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों, द्विविस्थापन बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं, दूसरी अपनी अभिक्रिया की बात करते हैं, तो हमारे पास है बच्चों कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 2NaOH, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी मध्य अपनी क्रिया, ये भी अभिकारक है और ये भी क्या है बच्चों, एक अभिकारक है और इनसे बनने वाले क्या हैं, उत्पाद होंगे। यहाँ पर देखो कॉपर है, ये पॉजिटिव है, सल्फेट क्या है, नेगेटिव है। कितना नेगेटिव उसको छोड़ो, अपने वो काम का नहीं है, लेकिन अपने यहाँ देखना पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। सोडियम की बात करें तो ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बच्चों ये कैसा है, नेगेटिव है। ये कैसा है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, ये वाला जो इसका जो नेगेटिव आयन है वो किसकी जगह आ जाएगा, इस सल्फेट की जगह आ जाएगा और ये सल्फेट जो नेगेटिव है वो किसके साथ चला जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। या फिर अपने बोल सकते हैं इसका जो ये नेगेटिव आयन है ये किसके साथ, इस पॉजिटिव आयन के साथ आएगा। तब अपने उत्पाद क्या बनेगा, तब अपने पास उत्पाद बनेगा बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अपने पास क्या बना, सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पर भी देखो दोहरे आयनों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। इसका नेगेटिव आयन यहाँ पर इस पॉजिटिव आयन के साथ आ गया और इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ चला गया। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, दो बार विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है और किसके मध्य हो रही है बच्चों, आयनों के मध्य हो रही है। तब ये अभिक्रिया कहलाती है अपने दोहरा विस्थापन। ये अपने पास अभिक्रिया हो गई। अब देखो अपने पास नेक्स्ट आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये 5 नंबर दोहरा विस्थापन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपने पास 5वीं अभिक्रिया आती है, वो आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। अपने आरबीसी के पुराने सिलेबस में अभिक्रिया नहीं थी, लेकिन एनसीईआरटी में अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया।
अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ना कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है। अघुलनशील पदार्थ कुछ ठोस पदार्थ बन सकता है जो विलयन में घुले नहीं, यानी इसकी अपनी परिभाषा दे सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अघुलनशील उत्पाद बनता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यही अभिक्रिया ले लेते हैं जिसमें सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी है? बेरियम क्लोराइड के साथ करवानी है। हमारे पास क्या है बच्चों? Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? बेरियम क्लोराइड के साथ करवानी है, BaCl2 के साथ करवानी है। यहाँ पर देखो ये जो सल्फेट आयन है ये कैसे है? नेगेटिव है, और ये जो बेरियम आयन है ये कैसे है बच्चों? पॉजिटिव है। यहाँ पर अपने बात करें तो ये नेगेटिव सल्फेट आयन नेगेटिव है और बेरियम क्या है? पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो विलयन के अंदर, या फिर अपने बात करें तरल जो पदार्थ हमारे पास उसके अंदर घुलता नहीं है। तो ये क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 बनेगा, और ये क्या होता है बच्चों? अघुलनशील होता है। ये कैसा होता है बच्चों? अघुलनशील होता है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई ना कोई ऐसा उत्पाद बन जाए जो घुले नहीं या ठोस रूप में जम जाए, उसको बोलते हैं अपने अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पर अघुलनशील पदार्थ बना है, या इसको बोलते हैं अपने अवक्षेप। भी जो अघुलनशील पदार्थ बनता है उसको अवक्षेप बोलते हैं, और अवक्षेप बनता है जिस अभिक्रिया में वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास बेरियम सल्फेट प्राप्त हो गया, प्लस में क्या बचा है? ये क्लोराइड आयन बचे हैं, Cl- आयन बचे हैं, और यहाँ पर क्या बचे हैं? Na+ आयन बचे हैं। तो अपने पास नेक्स्ट उत्पाद क्या बनेगा? 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, या जिसको अपने साधारण नमक बोलते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बन रहा है? एक अघुलनशील पदार्थ बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी एग्जाम्पल हमने देखा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आयनों के मध्य आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन इसमें जो उत्पाद बन रहा है वो कैसा उत्पाद है बच्चों? अघुलनशील है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अपने कौन से अभिक्रिया का है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी है, और साथ में कौन से अभिक्रिया का है? अवक्षेपण अभिक्रिया का भी होता है। इसके बाद अपने पास एक क्रियाकलाप आता है, उस क्रियाकलाप की अपने बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में, एक चित्र की सहायता से विद्युत अपघटन अभिक्रिया को समझाइए। विद्युत अपघटन अभिक्रिया को समझाइए। तो चित्र की सहायता से विद्युत अपघटन अभिक्रिया को समझाना है, और इसमें अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जल का ले लेते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों? जल का एक अणु, ये दो अणु ले रखे हैं जल के। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या होगा बच्चों? ये आयन अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाह करेंगे तब ये जो अपने H2 है ये किस में टूट जाएगा? ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये अपने पास हाइड्रोजन प्राप्त होगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगी, लेकिन विद्युत का प्रवाह रोकते ही वापस किस में चेंज हो जाएगा? H2O में, यानी जल का अणु फिर से बन जाएगा। ये अपने जो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहलाती है। अपने आगे बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी। ये साथ में अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? उत्क्रमण अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब अगर दिशा में भी चल रही हो और पश्चिम दिशा में भी चल रही हो, लेकिन पहले अपने इसको विद्युत अपघटन के आधार पर समझ लेते हैं। अब इसका एक चित्र बनाकर अपने समझते हैं कि किस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होगी। पहले अपने इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट इसका चित्र बनाते हैं।
हाँ तो बच्चों अपने चित्र की सहायता से विद्युत अपघटन अभिक्रिया को देखना है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है बच्चों, एक मग लेना है प्लास्टिक का। जैसे हमने एक प्लास्टिक का ये मग ले लिया, जो अपने पास प्लास्टिक का डब्बा होता है वो डब्बा लेना है। ये डब्बा हमने ले लिया बच्चों इस प्रकार से। ये हमारे पास एक प्लास्टिक का डब्बा है जो अपने घरों में नॉर्मल अपने यूज लेते हैं, वो डब्बा हमने ले लिया। अब डब्बा लेने के बाद इसके पेंदे में हमें 2 छेद करने हैं। इस प्रकार से इसके पेंदे में हमने क्या कर लिया बच्चों, 2 छेद कर लिए। इसके पेंदे में अपने क्या कर लिए बच्चों, 2 छेद कर लिए। ये अपने पास जो घरों में नॉर्मल प्लास्टिक का डब्बा होता है वो डब्बा लिया है। ये प्लास्टिक का अपने डब्बा ले लिया। इस डब्बे के अंदर क्या करना है, इसके पेंदे में 2 छेद करना है। पेंदे में छेद करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर ये हमने छेद किए इसके, और इसमें जो छेद है इसके अंदर बच्चों कार्बन की रोड लगा देनी अपने पास। ये अपने पास मान लो कार्बन की रोड है जिसको अपने इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये हमने क्या कर लिया बच्चों, एक कार्बन की रोड लगा दी इसमें। ये कार्बन की रोड लगा दी, इसमें भी एक बच्चों इस प्रकार से अपने एक कार्बन की रोड लगा दी। एक कार्बन की एक रोड लगा दी। और ये जो अपने छेद है इनको बच्चों अपने को क्या करना है, रबड़ का जो एक गुटका होता है उस रबड़ के गुटके की सहायता से इसको बंद कर देना है, ताकि जो अंदर हमारे पास विलयन भरा हुआ है वो विलयन बच्चों बाहर नहीं निकले। अब 2 रोड लगाने और इसमें अपने को क्या भर देना है बच्चों, इसके अंदर जल भर देना है। ये पूरे पात्र के अंदर हम क्या भर देंगे बच्चों, जल भर देंगे। इस प्रकार से हमने क्या भर दिया, इसमें जल भर दिया। ये हमने क्या भरा बच्चों, इसके अंदर है जल, H2O भर दिया। और कुछ बूंदे इसके अंदर किसकी डाल देंगे बच्चों, कुछ बूंदे इसके अंदर H2SO4 की डाल देंगे। H2SO4 विद्युत अपघट्य है, H2SO4 की बूंदे, कुछ बूंदे इसके अंदर डाल दी। अब हमें क्या करना है, ये 2 जो अपने इलेक्ट्रोड लिए हैं इन इलेक्ट्रोड के साथ अपने को 6 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ देनी है। यहाँ पर ये स्विच हो गया अपना, इसके साथ बच्चों हमें क्या जोड़नी है, एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़नी है। 6 वोल्ट की अपने एक बैटरी जोड़ दी इसके साथ। ये इसका कैथोड हो गया, कैथोड मतलब माइनस वाला हो गया, और ये हो गया बच्चों इसका एनोड, ये पॉजिटिव हो गया। सर्वप्रथम हमने क्या, प्लास्टिक का मग लिया, उसके पेंदे में 2 छेद किए, वहां पर रबड़ के गुटके लगाए और यहाँ पर 2 कार्बन की रोड लगा दी, छड़ लगा दी, जिसके साथ एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। अब हमें क्या करना है, ये जो अपने कार्बन की छड़ लगाए इनके ऊपर 2 आंसाकृत परखनली लेनी है अपने को। ये परखनली है, इन परखनलियों को ऊपर की तरफ उल्टा रख देना है इनके ऊपर। इस प्रकार से अपना उल्टा करके रख देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, उल्टा करके दोनों परखनलियों को यहाँ पर रख देंगे। अब जब परखनलियों को उल्टा करके रखेंगे तो इन परखनलियों में कुछ तो क्या भर जाएगा, यहाँ पर जल भर जाएगा, कुछ तो यहाँ पर जल भर जाएगा। और जैसे ही अपने क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे हमने क्या करेंगे, ये हमने पहले तो अपने इसका नाम लिख लेते हैं, आंसाकृत परखनली। ये दोनों परखनली अपने पास, और इसमें हमने क्या किया, कार्बन की जो रोड लगाई थी उसके ऊपर उल्टा रख दिया। अब दोनों में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब बच्चों ये जो जल है इसका क्या होगा, विघटन होगा, विद्युत अपघटन होगा। तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी और प्लस में क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये बच्चों नेगेटिव वाली होती है, तो ये एनोड पर एकत्रित होगी, और यहाँ पर कौन सी गैस एकत्रित हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाएगी। ये अपने पास कौन सी गैस है, ये अपने पास H2 गैस प्राप्त हो रही है,
और यहाँ पर अपने पास कौन सी गैस प्राप्त होती है बच्चों, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस। अब जैसे ही अपने कुछ समय तक विद्युत प्रवाहित रहने देंगे, कुछ समय के बाद विद्युत प्रवाह को बंद कर देंगे। विद्युत प्रवाह को बंद करने के बाद इन प्रश्नलियों को सावधानीपूर्वक निकालेंगे बाहर, और निकालने के बाद यहाँ पर इनमें गैस जो एकत्रित हुई है, इस गैस को अपने क्या करेंगे, प्रश्नली को जलती हुई मोमबत्ती है उसके पास लेके जाएंगे, और जैसे उसके पास लेके जाएंगे तब बच्चों ये गैस बाहर निकलेगी। तो जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो वहाँ पर फट की ध्वनि उत्पन्न होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा ये हाइड्रोजन गैस बनी है। और दूसरी प्रश्नली को जैसे ही पास लेके जाएंगे तो ये तेजी से जलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन गैस बनी है। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो बच्चों उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बनती है। ये अपना विद्युत अपघटन प्रयोग हो गया। ठीक है बच्चों, अपने ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने इससे आगे वाले टॉपिक जो आती हैं अपनी अभिक्रिया, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, और इसमें से कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।